जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रथम अकादमी परिवार में। तो बेसिकली बोला गया है ना, हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसकी संघर्ष है जारी। तो अब क्लास 9th के बच्चों को संघर्ष करने का समय आ चुका है। आप लोग पूरे साल क्या करे हो कोई मतलब नहीं रखता। अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है तो अभी भी अगर आप लोग इस 1 से 1.5 महीना का समय होगा आपके पास, इस समय में अगर आप लोग अच्छे से एक अच्छे स्ट्रेटेजी के साथ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस अगर कर लोगे ना, तो आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, एक उस बच्चे के इक्वल मार्क्स आ जाएगा जो बच्चा पूरा साल मेहनत किया है। हाँ हाँ, तो जो पूरे साल मेहनत किया है उन बच्चों के लिए मैं बोलना चाहूँगा कि आप भी ये सभी वीडियो को जरूर देखिएगा। इस अवधि में मत रहिएगा कि मैंने पूरा साल पढ़ा तो मुझे जरूरत नहीं बाबू, सबके लिए जरूरत है। क्योंकि जो बच्चा नहीं भी पढ़ा, अगर ये सारा मेरा अगर वीडियो देख लेना तो वो भी सब में A+ आराम से ला सकता है। जैसा कि आपको पता ही है कि इस बार नोटिस में कहा गया है कि 10th और 12th के पहले आपका एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका जनवरी के एंड और फरवरी के स्टार्ट तक आपका एग्जाम स्टार्ट होने की पूरी संभावना है। और मुझे लगता है कि हाँ, इस बार लिया जाएगा। तो जो कि पहले बाद में होता था आपका एग्जाम, फरवरी मार्च अप्रैल में होता था, अब भाई साहब आपके पास अब इस बार जल्दी ही हो जाएगा। तो आपके पास समय ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए लग जाओ। जो भी बच्चे अभी तक नहीं जागे, जाग जाओ भाई साहब। आपने कुछ भी नहीं पढ़ा कोई मतलब नहीं रखता, कोई मैटर नहीं रखता। बस ये 1.5 महीना जो भी मैं आपको करा के दूंगा बस आपको करना है। जैसे वीडियो डालो, देखो हाँ क्लास 9 का है, मेरा वीडियो फटाक से देख लो, और कुछ भी सवाल नहीं करना है कि क्या वीडियो है, क्यों वीडियो है, समझ में है ना। इतना कर लोगे तो आपका अच्छा खासा नंबर जरूर आएगा, मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। तो बेसिकली अब से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है वो सब कवर करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चूंकि आपका अभी तक मॉडल पेपर नहीं आया है, जैसे मॉडल पेपर आ जाएगा तो आपको फटाफट उसका भी सॉल्यूशन मिलना शुरू हो जाएगा। परंतु अभी के लिए क्या करना है, बैठ के रहना है, मॉडल पेपर का इंतजार करना है नहीं। ठीक है ना, आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर लगाना है, क्योंकि मॉडल पेपर में प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि ये 2023-24 का आपके पास मॉडल पेपर है। ठीक है ना, तो पहले हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पहले इसको कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे जितने भी प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है सभी हम लोग कवर करने का काम करेंगे। आपको पता होगा कि आपका टोटल 40 नंबर का क्वेश्चन आएगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स रहेगा, यानी कि 40 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। देखो, और एक बात फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े कोई दिक्कत नहीं, अभी से आप लोग पढ़ सकते हो। चलो ध्यान दे के पढ़ो, और नहीं होगा तो रटना शुरू कर दो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा तो पर करना पड़ेगा बाबू, क्योंकि अब 1.5 महीना में आप लोग पूरा किताब नहीं पढ़ सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, समझ नहीं सकते। ठीक है, जितना समझ पा रहे हो समझो, वरना रटो, पर रटना तो पड़ेगा। और जो पूरे साल पढ़े उनको तो समझ में आएगा ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। देखो, सबसे पहला प्रश्न कि एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में घूम रही है, आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा। मतलब देखो, कोई एक वृत्ताकार पथ है, मान लो कि पूरा वृत्ताकार सर्कल एक रास्ता है। ठीक है, चलो यहाँ पे मान लो कि इस वृत्त का सेंटर और ये इसकी वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, तो कोई एक वस्तु है, चलो मैं कलर चेंज कर लूँ, मान लो यहाँ पे कोई एक वस्तु खड़ा है, ये क्या कर रहा है कि इस वृत्त के अलोंग देख लो कि ये चारों ओर आधा चक्कर ही लगाता है। क्या करता है, इस वृत्त का आधा चक्कर लगाता है, यहाँ पे जाकर रुक जाता है। तो ये इसका क्या होगा विस्थापन, आपको बताना है। इस जो भी आदमी है इसका विस्थापन क्या होगा। तो आपको पता है विस्थापन क्या होता है, जो इनिशियल पॉइंट होता है और जो फाइनल पॉइंट होता है, यानी कि प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है, जो कि एक सीधी रेखा में होती है, वही क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। यानी कि अगर आप लोग ये जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये जो इसका फाइनल पॉइंट है, इन दोनों को अगर आप लोग डायरेक्टली मिला दो इस प्रकार से, तो यही इसका विस्थापन होगा। और आपको पता है कि ये एक वृत्त का क्या है, आपके पास व्यास है, और वृत्त का व्यास ही इसका सही आंसर होगा। और वृत्त का व्यास क्या होता है, डी होता है। तो बोलोगे सर डी तो ऑप्शन में कहीं है नहीं, तो बाबू 2r तो है ना, r तो त्रिज्या है, तो r का डबल ही तो d होता है, व्यास होता है, यानी कि 2r आपका करेक्ट हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो समझ में आए तो जरूर लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ले आए कि वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर कहलाती है। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर पूछे या वेग में परिवर्तन की दर पूछे, याद रखना त्वरण की बात चल रही है, यानी कि आपके पास एक्सेलरेशन, डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। त्वरण, त्वरण कैसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण को छोटा ए से दिखाते हैं, याद रखना मेरी बात, ये सभी चीजें। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में किसकी ऐसा इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, अभी मैंने आपको बताया। चलो आप लोग ये वाला जवाब दो, चलो बता ही देता हूँ, बी नंबर का ऑप्शन त्वरण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, दूरी समय ग्राफ की ढाल किसका मान बताता है, ये बेसिकली आप लोग 11-12 में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पर फिलहाल के लिए यूँ समझ लो कि देखो ये मान लो कि एक ग्राफ है, इस वाई एक्सिस में दूरी है और इस एक्स एक्सिस में क्या आपके पास समय है। तो दूरी समय का ग्राफ, यहाँ जो ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ किस चीज़ की, ये जो ग्राफ का ये जो ढाल होगा, ये ढाल क्या दिखाएगा, तो ये ढाल जो है चाल को दिखाता है। पूछो क्यों, देखो एक्चुअली tan थीटा का यहाँ पे रूल लगता है, पर फिलहाल के लिए भी आप लोग यूँ समझ लो, ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कई जगहों पे ये वाला काम कर जाता है।
ठीक है। देखो यहाँ पे दूरी और नीचे में समय है, तो दूरी बटा समय किसका होता है, सबको पता है चाल का होता है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा चाल। इस प्रकार से कोई ट्रिक है जो कि हर जगह पे तो नहीं, पर लगभग लगभग जगह पे काम लग जाता है। ठीक है, तो दूरी समय अगर आप क्या दर्शाता है, चाल दर्शाता है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं। विस्थापन, त्वरण, वेग है, चाल है ही नहीं, तो यानी कि इनमें से कोई नहीं करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। चलो ये क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, क्योंकि इसके बाद मैं आपको और एक क्वेश्चन देने वाला हूं जिसमें आपका, अगर मैं ये वाला बता दूं तो वो वाला आप लोग खुद से जवाब दे दोगे। ठीक है, पर इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको भी आपको छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आई प्रश्न। देखना चाहता हूँ कि कोई बच्चा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, और जो बच्चे नहीं पढ़े टेंशन मत लेना, इसके बाद जो मैं वीडियो लूंगा उसमें आपको बता दूंगा, गारंटी के साथ बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जिसको आंसर पता है लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, और उसके बाद ABCD जड़त्व, बल, संवेग, त्वरण जो होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा, टेंशन मत लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में इसके आंसर जरूर दे दूंगा और एक्सप्लेनेशन के साथ भी दे दूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है, तो किसी पिंड का जो इनर्शिया होता है, जो जड़त्व निर्भर करता है, उस वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा, यानी जितना ज्यादा वो भारी होगा, वो उसका जड़त्व उतना ज्यादा होगा। आप लोग एक हल्के से पत्थर को आराम से मूव कर सकते हो, पर एक बड़ा सा चट्टान को हिला भी नहीं सकते, क्योंकि उसका इनर्शिया ज्यादा है, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन के गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है। तो चलो ये क्वेश्चन कहीं मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसी के चलते मैंने क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बताया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपको देना है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का तीसरा नियम, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा जो बल की परिभाषा देता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, परिभाषा की बात चल रही है, बल की समीकरण का बात नहीं चल रहा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बनता है, इनमें से कौन सा जो नियम है जो बल का परिभाषा नहीं, बल का समीकरण देता है। तो इनका आंसर आप लोग मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, बाकी इसके नेक्स्ट वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोग्राम यानी कि आधा किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा। सबसे पहली बात तो संवेग पूछा है, मोमेंटम पूछा है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपके पास आना चाहिए, जो कि P से इसको डिनोट करते हैं। तो P बराबर में क्या होता है, mv, यानी संवेग का फॉर्मूला होता है mv। m यहाँ पे मास है, पिंड का मास है यानी द्रव्यमान है, और v क्या है, पिंड का वेग है। तो दोनों तो हमको दिया हुआ है, मास और वेग, बस पुट कर दो। तो क्या फॉर्मूला होता था, mv। यहाँ पे m कितना देवा, यानी कि मास कितना देवा, आधा किलो, यानी कि 0.5 kg। ठीक है, और इंटू का, क्योंकि यहाँ पे m इंटू भी है फॉर्मूला में, तो यहाँ पे मास को गुना करना पड़ेगा वेग से। तो ये रहा मास, उसको गुना कर दो वेग से। वेग कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। एक चीज याद रखिएगा, इस फॉर्मूला में जो मास है वो केजी में होता है, और जो वेग होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है। अगर इसको अलावा दूसरा कुछ में दिया हुआ है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लीजिएगा, मास को केजी में, और जो वेग है उसको मीटर पर सेकंड में। ठीक है, चलिए एक बात, अब इसको गुणा करो, तो 0.5 को 10 से गुना करोगे तो एक जीरो हट जाएगा, यानी कि 5 आएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी में दिख रहा है, ये करेक्ट हो जाएगा। पर थोड़ा सा मिस्टेक है बाबू, क्योंकि वेग जो होता है, देखो सॉरी, संवेग जो होता है उसका फॉर्मूला होता है m इंटू वी, पी बराबर में m इंटू वी। एम का तो हो गया kg, मैं बेसिकली आपको ये ऐसा यूनिट बताने वाला हूँ, ठीक है, या फिर बोलो यूनिट बताने वाला हूँ। तो मास का तो होता है kg, ठीक है, और वेग का होता है मीटर पर सेकेंड। वेग का पता है ना, अपने वेग का पढ़ा हुआ मीटर पर सेकंड होता है, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ वेग की बात चल रही है, तो यहाँ भी कहीं भी स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ये त्वरण नहीं है, ये वेग है। तो इसका जो यूनिट बनकर आया वो kg मीटर पर सेकंड बनकर आया, पर ऑप्शन में सब जगह पे स्क्वायर लिखा हुआ है, जो कि एक प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ स्क्वायर तो हटा लीजिएगा। एक्चुअली इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू का, ये बोले कि 5 kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बोला कि जब कोई बस विराम से चलती है तो अचानक उस पर खड़े यात्री बस के पीछे की ओर झुक जाते हैं, ये किस नियम का उदाहरण है। आप लोगों ने बस में, ट्रेन में, बाइक में ऐसा अक्सर अनुभव किया होगा कि जब एक्सीलेटर जोर से लिया जाता है तब आप लोग पीछे की ओर झुकते हो, जब ब्रेक मारा जाता है तब आप लोग आगे की ओर आ जाते हो। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हम लोग का जड़त्व का बल काम कर रहा होता है, यानी कि गति का प्रथम नियम काम कर रहा था, कि गति का प्रथम नियम ही जड़त्व का नियम देता है। ठीक है ना, तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कि कार्य की ऐसा इकाई क्या है, तो कार्य का ऐसा इकाई जूल होता है, याद रखना मेरी बात, जिसको हम लोग बड़ा जे से दिखाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिया कि चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान 40 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर उसका भार कितना होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बच्चा क्या करता है, फटाक से इसको क्या करता है, 40 को 6 से गुना कर देता है, जो कि गलती हो जाएगा बाबू साहब। ठीक है,
क्योंकि देखो मेरे, और यहाँ पे आंसर भी आपको मिल जाएगा 40 गुना में 6, 6 चौक 24, 240, बोलेगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अरे बाबू गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चा सोचता क्या है कि देख लो कि जो आपके पास पृथ्वी का जो जितना भार होता है उसका 6वां भाग होता है चंद्रमा पर, यूं ऐसा सोचता है बच्चा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि चंद्रमा पर 40 किलो होगा तो वो पृथ्वी का छवा भाग होगा, यानी कि उसको 6 से गुना कर दो तो आपके पास ओरिजिनल वेट निकल जाएगा, तो 240 मार देता है, जो कि गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, समझो। सबसे पहली बात तो पिंड का यहाँ पे भार नहीं दिया हुआ है, द्रव्यमान दिया हुआ है, जो कि द्रव्यमान यूनिवर्स में कहीं भी चेंज नहीं होता है। चंद्रमा पर, सूर्य पर अगर जलो नहीं तो, ठीक है, आपका घर पे, आपके घर के बाहर पे, पृथ्वी पर, मंगल पर, मार्स पे, सब जगह पे जो आपके पास द्रव्यमान होता है वो कांस्टेंट होता है, हर जगह पे सेम होता है, क्योंकि द्रव्यमान चेंज होने वाला है नहीं। तो वो 40 किलोग्राम का 40 किलोग्राम ही रहेगा, चाहे वो चंद्रमा पर हो चाहे पृथ्वी पर हो। तो यहाँ पे पृथ्वी पर उसका भार क्या होगा, तो पृथ्वी पर भार यानी कि आपको वेट निकालना है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एफ जी होता है, ठीक है ना, सॉरी एम जी होता है, डब्ल्यू बराबर में एम जी होता है, क्योंकि भार क्या एक प्रकार का बल होता है, बल का फॉर्मूला क्या होता है, एफ बराबर में एम ए होता है। और यहाँ पे मास तो मास रहेगा भाई साहब, वही द्रव्यमान 40 किलोग्राम, और यहाँ ए जो त्वरण है, त्वरण की जगह पे गुरुत्व त्वरण आ जाएगा, यानी कि छोटा जी का मान आ जाएगा, यानी कि हो जाएगा एम जी हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो एफ था, एफ बराबर में था, एफ की जगह पे खाली डब्ल्यू लगा दो, क्योंकि भार और जो आपके पास बल होता है वो एक प्रकार से सिमिलर काइंड ऑफ चीज है, क्योंकि भार ही बल होता है। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा बल है जो किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी ओर खींचेगी, तो बल ही ना होगा जी, इसीलिए हम लोग डब्ल्यू की जगह, एफ की जगह पे डब्ल्यू लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर में एम जी हो गया। तो यहाँ पे जो एम है आपके पास 40, क्योंकि 40 बदलने वाला है नहीं, ठीक है, क्योंकि वो द्रव्यमान है। गुना में आपके पास जी का मान कितना होता है जी, तो 9.8, बोलोगे सर 10 तभी लेना जब क्वेश्चन में बोले, वरना 9.8 ही लेना। जैसे कि पाई का मान 22/7 और 3.14 भी होता है, तो आपको 3.14 तभी लेना जब क्वेश्चन में दिया हो, वरना 22/7 लगता है। उसी प्रकार से ये आपको 9.8 ही लेना है। तो अब 40 को अगर आप लोग गुना कर दोगे 9.8 से, यानी कि कितना हो जाएगा, तो जाएगा 8 चौक आपके पास 32 हो गया, 32 का आपका 2 हो गया, हाथ में रहा 3 हो गया। आप देखो ये फिर 9, फिर अगर मान लो 4 से मल्टीप्लाई हो गया तो 9 चौक 36, और आपके पास इधर हो गया 3, 36 3 हो गया 39, यानी कि हो गया 352 न्यूटन। ये एक प्रकार का बल होता है, इसलिए इसका यूनिट भी आपको न्यूटन लेना है। तो 352 न्यूटन, जो कि आपके पास बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है बाबू, समझ में आया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब यही चीज अगर पूछता कि बताओ कि 40 किलोग्राम द्रव्यमान, अगर कोई वस्तु का द्रव्यमान है तो उसका चंद्रमा पर भार कितना होगा, तो पृथ्वी पर तो डायरेक्ट आपको करना है एम जी, ठीक है ना, और चंद्रमा पर निकालना तो क्या करना पड़ेगा, एम जी बटे में 6, ठीक है, ये करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके पास एक्चुअली जो गुरुत्व त्वरण जितना होता है पृथ्वी का, उसका छठवां भाग होता है यहाँ पे चंद्रमा में। ठीक है, तो बस खाली छोटा जी को 6 से भागा दे देना, तो जो आंसर आएगा वही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कोई पिंड कंपन करती है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है, जाहिर सी बात है, संपीड़न और विरलन के कारण ही गति का ध्वनि का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ध्वनि का ट्रेवल होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि जब भी कोई वस्तु कंपित करती है तो क्या होता है, आसपास की हवा क्या करता है, संपीड़ित करती है और उच्च घनत्व क्षेत्र बनाता है, जिसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग संपीड़न कहते हैं। ठीक है, और एक क्षेत्र बनता है, अगर क्वेश्चन में पूछता तो विरलन मार दीजिएगा। कब, जब वो देखिए एक संपीड़न होता है और एक विरलन होता है, तो संपीड़न एक संपीड़ित क्षेत्र बनाता है, एक विरल क्षेत्र बनाता है, तो विरल क्षेत्र को विरलन बोलते हैं और संपीड़ित क्षेत्र को, जिसको उच्च घनत्व वाला क्षेत्र बोलते हैं, उसको संपीड़न कहते हैं। तो इस फिलहाल इसका आंसर संपीड़न हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह कि वह घटना जहां उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के कारण पुनः सुनाई देती है वो क्या कहलाती है, गूंज कहलाती है। सर ये गूंज रहा है, ये रूम गूंज रहा है, ये कुआं गूंज रहा है, बोल रहे तो वो रिटर्न दे रहा है आवाज, यानी कि गूंज कहते हैं उसको। चलिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होगा, तो समझ लेना सबसे ज्यादा पदार्थ के बीच में आकर्षण बल होता है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 से हम लोग दिखाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेसिकली एक गैस होता है, यानी कि इसी के जो कणों के बीच का होगा, इसका जो आकर्षण बल होगा सबसे कम होगा। बाकी दूध देखा जाए तो ये लिक्विड होता है, द्रव होता है, द्रव जो होता है वो उसका कणों का आकर्षण बल थोड़ा ज्यादा होता है, किससे, एज कंपेयर टू आपका गैस। ठीक है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से। रुई ठोस है तो
इसका तो सबसे ज्यादा होगा। वैसे रुई का तो बहुत है, तो दब जाता है। अरे बाबू यहाँ पे आपके पास कणों के बीच का बोला गया, यानी कि रुई के परमाणु की बात चल रही है, ना कि रुई की बात चल रही है, ठीक है। और भाई साहब चीनी, सब बच्चा रुई मार देगा, गलत हो जाएगा भाई साहब। चीनी में भी ज्यादा पाया जाएगा। सबसे ज्यादा देखो जाए तो देखो चीनी और रुई में, फिर दूध में, उसके बाद सबसे कम पाया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो आपके पास ए नंबर का ऑप्शन कैट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है? देखो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस अवस्था में जो पानी होता है वो ठोस यानी कि बर्फ में, साथ साथ तरल यानी कि वो पानी के लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है, तो वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, जिसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। इन ऑप्शन कट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया गया, उस विलयन की सांद्रता प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सांद्रता प्रतिशत निकालना है, यानी परसेंटेज ऑफ कंसंट्रेशन आपको निकालना है। तो कंसंट्रेशन या सांद्रता निकालने का फॉर्मूला होता है, जो आपके पास विलय पदार्थ है, यानी कि जिसको आप लोग घोल रहे, जैसे कि यहाँ चीनी घोल, चीनी विलय हो गया, तो विलय पदार्थ की जो मात्रा होती है, जिसका फॉर्मूला होता है विलय पदार्थ की मात्रा बटे में टोटल विलियन, यानी कि टोटल जो विलियन बनेगा, यानी कि जब पानी और चीनी को मिला दोगे तो जो विलियन बनेगा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उस विलियन पदार्थ की मात्रा गुना में 100 कर दोगे तो ये प्रतिशत निकल जाएगा। तो विलय पदार्थ की मात्रा कितना है 20 बटे में विलियन की मात्रा कितना है, तो विलियन जो बनता है वो विलय प्लस विलायक से बनता है। विलायक जल है, जो घुला दे वो विलायक होता है, जो घुलता है उसे विलय बोलते हैं। तो विलायक और विलय कौन है यहाँ पे, जल और चीनी, तो उन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पे हो गया विलायक आपके पास 100 और जल कितना आपके पास चीनी कितना है 20, जो कि विलय बोलते हैं इसको। तो इन दोनों को जोड़ोगे तब आपका विलियन बनेगा, यानी कि 120 का आपके पास यहाँ पे बिलियन है, तो 120 गुना में 100 कर दोगे तो लो आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, विलय बटे में विलियन पदार्थ की मात्रा गुना में आपके पास 100। अभी देखो 0 गया, अब इसको काट दो, कितना जाएगा आपके पास, देख लो, मैं इसको 2 छक 12, 2 5 10, फिर 2 3 6, इधर हो गया आपके पास 2 10 20, यानी कि 10 5 50, 50 बटे में 30, 50 बटे में 3। अब इसको काटो तो 16 पूर्णांक 2 बटा 3 आएगा। जैसे देखो यहाँ पे 2 3 1 3 हो गया, बचा 2, यानी कि 20 हो गया। यहाँ पे 3 6 18 16 आ गया और 2 बचा, तो जो बचता है उसको ऊपर में लिखते हो, नीचे जिससे भागा दे रहे तो उसको लिख देना होता है, यानी कि 2 बटे में 3 हो गया। 6 पूर्णांक 2 बटे में 3 प्रतिशत, जो कि ऑप्शन नंबर आपके पास बी में दिख रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। घनत्व कैसा है मात्रक क्या है भाई साहब, तो घनत्व कैसा है मात्रक केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, तो केजी घन मीटर को ही मीटर क्यूब बोला जाता है, ठीक है। तो उसके बाद सी नंबर का ऑप्शन कैट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन का है, कौन सा जो गुणधर्म जो निलंबन का है, तो ये समांगी मिश्रण है, गलत बात है। निलंबन समांगी मिश्रण नहीं होता, या टिंडल बड़ा प्रदर्शित नहीं करता है, तो ये अभी नहीं होगा। पर यह एक समांगी मिश्रण है, ये विषमांगी मिश्रण, हाँ ये जो है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो सी नंबर का ऑप्शन है ये बेसिकली करेक्ट है, क्योंकि जो निलंबन होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपूर और नमक के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग करेंगे, तो देखो कपूर को अगर आप लोग नमक से मिला दोगे तो कपूर जो होता है वो ऊर्ध्वपातन शो करता है। ऊर्ध्वपातन मतलब ये तो उसको जलाओगे तो वो देखो कोई भी चीज़ जलता है तो पहले वो, जैसे कोई भी कपूर ठोस होता है तो ठोस को अगर जलाओगे तो वो पहले पिघलेगा, यानी कि लिक्विड अवस्था में जाएगा, फिर जाके गर्म होकर डबक के भाप बन के निकलेगा। लेकिन कपूर केस में ऐसा होता ही नहीं है, ये ठोस होता है, ठोस को अगर इस कपूर को जलाओगे तो ये लिक्विड में बदलता ही नहीं, डायरेक्ट गैस में बदल जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया। तो इसी प्रकार से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कपूर को नमक से अलग कर सकते हैं, कपूर को क्या कर सकते हैं ऊर्ध्वपातन करवा के अलग कर सकते हैं, यानी कि ऊर्ध्वपातन द्वारा, यानी कि आपके पास ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन द्वारा कपूर उड़ जाएगा, लेकिन आपके पास जो नमक है वो नीचे में बैठ के रह जाएगा। अच्छा, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, तो देखो किसी भी परमाणु का जो द्रव्यमान होता है उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है, ठीक है। संख्या के मतलब उनके भार के बराबर होता है, ठीक है। तो आपके पास देखो यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, ऐसे तो क्वेश्चन अभी आपके पास 40 से पर आज करेंगे 20, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बनाना नहीं है, मैं एक्सप्लेन के साथ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो उनका भी हो जाए, और जो बच्चे पूरे साल पढ़े उनको और अच्छा सा हो जाए, ठीक है। तो भाई साहब समझ में आया ना आपको, कि आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, जैसे वीडियो डाल फटाक से आपको देखना, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा भाई साहब, और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए कि भाई साहब चलो तुम भी पढ़ लो, ऐसे करके अपने दोस्त को जरूर बोलने को चैनल देता हूँ, पढ़ लो, वहाँ पे अच्छा से बताया जा रहा है, ठीक है। तो अगर कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि सर अच्छा लगा कि बुरा लगा, और जो मैंने 2 क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 5 और 7, उसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसका पार्ट 2 पर मिलेंगे, पार्ट 2 पर मैं क्वेश्चन नंबर 5 और 7 के आंसर दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स खुला पूछ लीजिएगा। जय भारत।